हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इमेजिन करो, एक फैमिली है जो हर साल अपने हीटिंग सिस्टम के लिए गैस सप्लाई का बिल रेगुलर पे करती है। उन्होंने सोचा था इस बार भी सब कुछ नॉर्मली चलेगा जैसे हर साल चलता आया है। पर कुछ महीने पहले वो देखते हैं कि उनकी यूजुअल गैस सप्लाई जो है वो काफी कम होती जा रही है। सभी को लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज पूरे यूरोप में यही चल रहा है क्योंकि रशिया ने अपनी गैस सप्लाई को लिमिट कर दिया है। लेकिन यहां सिर्फ रशिया का हाथ नहीं है, यूक्रेन भी इसमें शामिल है। यूक्रेन जो पहले रशिया से गैस सप्लाई लेता था और फिर आगे यूरोप को ट्रांसपोर्ट करता था, उसने भी अपने पोर्शन की गैस सप्लाई को रोक दिया है और इसने पूरे यूरोप को एनर्जी शॉर्टेज से जूझने पर मजबूर कर दिया। और ये सिर्फ एक फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का एनर्जी क्राइसिस बनता हुआ जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एनर्जी क्राइसिस कैसे यूरोप के कई देशों को इफेक्ट कर रहा है और इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस सारे इशू को। दोस्तों, यूक्रेन ने नए साल की शुरुआत के साथ ही रशियन गैस सप्लाईज को यूरोप के कस्टमर्स तक रोक लगाने का काम किया, जो कि यूक्रेन के थ्रू पास हुआ करती थी, क्योंकि कई सारी गैस पाइपलाइंस हैं जो रशिया से चलती हैं, यूक्रेन के थ्रू होते हुए और यूरोप तक जाती है, या फिर दूसरे देशों के थ्रू होते हुए या समुद्र के रास्ते से भी वो रशिया और यूरोप को आपस में जोड़ने का काम करती है। हम कई सालों से, दशकों से यही सुनते हुए आए हैं कि यूरोप जो है वो रशिया के ऊपर अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए या गैस सप्लाई के लिए डिपेंडेंट है। पर आज की डेट में ये सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है। वीडियो खत्म होते होते आपको ये सारा इशू जो है वो समझ में आ जाएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, ये स्टेप जो यूक्रेन ने लिया ये ऑलमोस्ट 3 साल के बाद आया, क्योंकि 3 साल पहले रशिया ने अपना फुल स्केल इन्वेजन जो था वो शुरू किया था यूक्रेन के ऊपर। इसका रीजन था कि पुरानी ट्रांजिट डील जो रशिया और यूक्रेन के बीच में साइन हुई थी वो 2024 के एंड में आते आते एक्सपायर हो चुकी है और उसको रिन्यू नहीं किया गया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ब्रसल समिट में यह कहा था कि वो मॉस्को को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो ये गैस ट्रांजिट का यूज करे और हमारे खून, हमारे सिटीजन की जान पर उसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए अटैक करते चलें। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। रशिया अपनी मार्केट्स लगातार खोता जा रहा है और फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रहा है। यूरोप तो ऑलरेडी रशियन गैस को फेस आउट करने की प्लानिंग पहले ही कर रहा था और आज जो यूक्रेन ने किया है वो उसी डायरेक्शन का ही एक अपने को एक नया स्टेप लगता है। आज हम बात करेंगे कि इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ना सिर्फ यूरोप की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी क्राइसिस के ऊपर भी एक नया इफेक्ट डालेगा, नया इंपैक्ट डालेगा। तो इस डिसीजन का क्या इंपैक्ट होगा और यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को ये कैसे इफेक्ट करेगा, आज की इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं एक एक करके इस सारे के सारे इशू को। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि ये गैस ट्रांजिट सिस्टम काम कैसे करता है आखिरकार। देखो, रशिया यूरोप को अपनी नेचुरल गैस पाइपलाइंस के थ्रू पाइप जो गैस है वो सप्लाई करता है और ये पाइपलाइंस यूक्रेन की टेरिटरी से गुजरकर यूरोप तक पहुंचती हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच ये गैस ट्रांजिट डील काफी पुरानी है, लेकिन अब ये डील बंद हो गई है। देखो, अगर रशिया जो है वो अपनी पाइपलाइंस यूक्रेन के थ्रू होते हुए यूरोप तक बेचेगा तो यूक्रेन की परमिशन उसके लिए जरूरी है। पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में जो संबंध थे वो इतने ज्यादा खराब नहीं थे, क्योंकि इस जंग से पहले दोनों के बीच में संबंध थोड़े बहुत अग्रेसिव थे बट इतने भी नहीं थे। तो रशिया ने यूक्रेन के थ्रू होते हुए कई सारी पाइपलाइंस डेवलप करी थी, सोवियत एरा की ये पाइपलाइंस हैं। अब जब ये पाइप से गैस रशिया से यूरोप तक जाएगी तो बीच में यूक्रेन को भी एक फीस मिलेगी, क्योंकि उसकी टेरिटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस फीस के लिए एक डील साइन की जाती थी जिसे ट्रांजिट डील कहा जाता था, जो 2024 के एंड आते आते खत्म हो गई और यूक्रेन ने रशिया के साथ अपनी ट्रांजिट डील को रिन्यू नहीं किया। अब हुआ क्या, यूक्रेन और रशिया के बीच ये गैस ट्रांजिट डील काफी पुरानी थी जो अब खत्म हो चुकी है। यूरोप के एनर्जी नीड्स का 35% तक ये सारा का सारा एनर्जी सप्लाई जो थी वो इन्हीं पाइपलाइंस के थ्रू ही जाया करती थी। 2022 के डाटा के हिसाब से रशिया से यूरोप को 155 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस हर साल मिला करती थी। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है कि ये डिसीजन आखिरकार लिया ही क्यों गया। यूक्रेन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रशिया के साथ अपनी गैस ट्रांजिट डील को रिन्यू नहीं किया है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। यूक्रेन के एनर्जी मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अब हम रशिया को अपनी पाइपलाइंस यूज करने की परमिशन नहीं देंगे। यह मूव यूक्रेन के लिए एक मेजर स्टेप था, क्योंकि उन्होंने अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी समझा, ना कि पैसे कमाने को ज्यादा जरूरी समझा। 2022 में यूक्रेन ने अपनी पाइपलाइन से 20 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ट्रांजिट किया था और यूरोप तक पहुंचाने का काम किया था, जो रशिया से यूरोप तक जाती हैं। रशिया का कहना है कि अगर ये डील रिन्यू नहीं होती है तो उन्होंने अपने गैस सप्लाईज को रोकने की धमकी भी दे दी थी और यह भी कहा था कि अगर आप नहीं खरीदेंगे हमारी गैस तो हम इसको अल्टरनेटिव मार्केट में बेचना भी शुरू कर देंगे। अब अगर हम समझें कि रशिया कितनी गैस यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा था, एक बार थोड़ा डाटा देख लेते हैं। तो दोस्तों,
बहुत से यूरोपियन देशों ने फरवरी 2022 में रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद अपने रशियन गैस पर डिपेंडेंस को कम करना शुरू कर दिया था। अब रशिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। रशिया अगर यूरोपियन देशों के ऊपर अटैक करता रहेगा और यूरोपियन देश फिर भी रशिया से अगर गैस खरीदते रहेंगे तो ये लंबे समय तक चलने वाला तो है नहीं। तो यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपनी गैस सप्लाई को रशिया से लिमिट करना 2022 फरवरी में ही शुरू कर दिया था, जब इस जंग की शुरुआत हुई थी। अपने पीक पर मॉस्को यूरोपियन गैस इंपोर्ट में 35% की हिस्सेदारी रखता था, लेकिन अब ये सिर्फ 8% तक गिर चुकी है। बहुत लगातार इसमें गिरावट आती जा रही है। आप इस आंकड़ों को देख सकते हैं, इस चार्ट को आप समझ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन को दिसंबर 1 तक रशिया ने यूक्रेन के थ्रू 24 बिलियन क्यूबिक मीटर से भी कम गैस मिली थी, जो 2020 में कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया था। 2020 में ये आंकड़ा जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। अब धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है वो कम होता जा रहा है। ये गैस यूक्रेन के थ्रू स्लोवाकिया भी जाती थी, ऑस्ट्रिया भी जाती थी, हंगरी भी जाती थी, जर्मनी तक भी जाया करती थी। जर्मनी के लिए खैर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन अलग से भी डली हुई है। अब ये सारी की सारी पाइपलाइंस जो है ये बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ये ट्रांजिट डील रिन्यू नहीं हुई और रशिया ने भी इस गैस को सप्लाई करने पर रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो रशिया इस ट्रांजिट डील से यूक्रेन से काफी ज्यादा पैसे कमा रहा था। एक एस्टिमेशन के हिसाब से रशिया हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर हर साल कमाता था इस गैस को बेचकर। वही यूक्रेन को अराउंड 800 मिलियन डॉलर अपनी फीस के रूप में हर साल मिला करते थे। लेकिन इससे ज्यादा पैसा खुद ट्रांजिट कर, जो मान लो 800 मिलियन डॉलर यूक्रेन ने कमा तो लिए, पर इस ट्रांजिट के दौरान यूक्रेन का खर्चा भी बहुत होता था, पाइपलाइन को मेंटेन करने के लिए भी उसका खर्चा होता था। तो 800 में से कुछ 100 से 200 मिलियन डॉलर ही यूक्रेन के लिए बचते थे, पर रशिया के पास ये 5 से 6 बिलियन डॉलर आ जाया करते थे। बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। रशिया उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर रहा था हथियार बनाने में और उसी हथियारों से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा था। अब यूरोप के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि रशिया के गैस फ्लोज को बंद करने का मतलब है उनके पास अब एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस ही बचे हैं। यूरोप के कई कंट्री जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, जो पहले रशिया के पास या रशिया के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे, उन्होंने अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढना शुरू कर दिया है। और 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जर्मनी की टोटल गैस डिमांड का 55% रशिया से आता था। रशिया की सप्लाई बंद होने के बाद जर्मनी को अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ा, जैसे एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो 2023 में एलएनजी इंपोर्ट में यूरोप की डिमांड अब 40% तक बढ़ गई है। रशिया से गैस नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं से तो गैस लेकर आनी पड़ेगी। तो दोस्तों, रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर क्या है? रशिया ने अपनी एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए काफी पॉलिटिकल मूव्स लिए हैं। रशिया ने यह भी कहा है कि यूक्रेन की तरफ से एग्रीमेंट रिन्यू ना करना उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है, और उन्होंने बोला है कि अगर यूक्रेन हमें अलो नहीं करेगा अपना पाइपलाइन यूज करना तो हम सप्लाई बंद कर देंगे। ये एक तरीके का प्रेशर टैक्टिक है, जिससे रशिया अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गोल को अचीव करना चाहता है। 2022 में रशिया ने अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स का 15% चाइना को भी भेजा था, जिससे उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी थी। अब यूरोप के पास दो मेन ऑप्शंस है। पहला, वो रशिया के साथ अपनी एनर्जी टाइज को कंप्लीटली कट कर दे, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरा, वो नए एनर्जी सोर्सेज पर फोकस करना शुरू करे, जैसे एलएनजी, सोलर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पावर के ऊपर। लेकिन ये सब चीजें कॉस्टली हैं और इनमें समय भी लगता है, और एनर्जी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ भी सकती हैं। 2022 में यूरोप का टोटल एनर्जी कंजम्पशन 3200 टेरावाट आवर था, और उसमें 35% से ज्यादा एनर्जी रशिया से ही आई थी। तो यूरोप को अपनी स्ट्रेटजीज को काफी जल्दी अपडेट करना होगा। एलएनजी की डिमांड भी 2022 के बाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, 40% के अराउंड बढ़ चुकी है, और ये डिमांड आगे जाकर और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था रशिया और यूक्रेन की गैस डील का इंपैक्ट पूरे यूरोप के ऊपर। ये क्राइसिस अब यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी एक मेजर चैलेंज बन गया है। आपके थॉट्स क्या हैं इसके बारे में? क्या यूरोप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा, या ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।